जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें जो है सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, यहां पर हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। एक तो है हार्नबिल, पीफॉक्स, फ्लाई कैचर या फिर ओमरिया। तो जल्दी से बताएं आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, फ्लाई कैचर। फ्लाई कैचर यानी कि जो विकल्प नंबर सी है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है फ्लाई कैचर। ठीक है, सभी लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस थी तो कौन सी। मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मिथाइल क्लोराइड। 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस का नाम क्या था। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है। कान्हा पार्क के नाम से, इंदौर रीजनल पार्क के नाम से, ग्वालियर क्षेत्रीय पार्क के नाम से या प्रोजेक्ट टाइगर पार्क के नाम से। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी पार्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू किया। 1969 में, 1979 में, 1973 में या फिर 2000 में। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू की। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1973, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें, वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है। यूरोपीय संघ की, अमेरिका की, विश्व बैंक की या भारतीय रिजर्व बैंक की। मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक की। मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है, तो विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है वो नदी कौन सी है। देनवा, महानदी, सिप्रा या फिर चंबल। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है वो नदी कौन सी होती। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नदी है, महानदी। महानदी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पहाड़ी पर सिप्रा नदी का उद्गम होता है वह कौन है। मिजो पहाड़ी, काकरी वर्णी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी या फिर केवई पहाड़ी। जहां पर छिप्रा नदी का जो है उद्गम होता है वो पहाड़ी कौन सी है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा काकरी वर्णी। काकरी वर्णी जो पहाड़ी है वो पहाड़ी है जहां से छिप्रा नदी का उद्गम होता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियां हैं। यमुना की, नर्मदा की, छिप्रा की या फिर चंबल की। सरस्वती और खार जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा छिप्रा। छिप्रा की सहायक नदियां मानी जाती है सरस्वती और खार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं
दोनों का उद्गम स्थान मैकल पहाड़ी है, या फिर दोनों बेतरीका हैं और बहकर अरब सागर में मिलती हैं, या फिर दोनों ग्वालियर की नदियां हैं। क्या समानता है केवई और जोहिला नदियों में? तब राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दोनों नदियों का उद्गम स्थल मैकल पहाड़ी है ना, मैकल पहाड़ी। केवई और जोहिला, इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल होता है वो मैकल पहाड़ी है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं? लश्कर के मैदान की, यमुना और गंगा, यमुना और चंबल, गंगा और यमुना, और सोन और चंबल। तो लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली जो दो नदियां हैं वो नदियों के नाम कौन से हैं आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यमुना और चंबल। यमुना और चंबल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला कौन सा है? बैतूल, इंदौर, धार या फिर रीवा। सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला बताना है हमें, कौन सा जिला है? तब आपका राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो सही होगा। सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जो जिला है वो इंदौर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एलपीजी खाना पकाने वाली गैस के मुख्य अवयव हैं तो कौन सी हैं? मीथेन एवं एथेन, एथेन एवं प्रोपेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, या फिर ब्यूटेन एवं पेंटेन। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी खाना पकाने वाली गैस के जो मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं प्रोपेन एवं ब्यूटेन, यानी कि जो सी नंबर है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न भोज पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। प्रोटीन का स्रोत की पहचान करना है। मक्का है, पालक है, मसूर की दाल है या फिर घी है। प्रोटीन का स्रोत कौन सा है इनमें से? आपने पढ़े हैं, प्रोटीन के स्रोत पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़े हैं, है ना। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मसूर की दाल। ये जो है भोज पदार्थों में प्रोटीन का स्रोत माना जाता है तो मसूर की दाल माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता? तो क्या नहीं होता? मांस, दूध, अंडे या फिर दालें। क्या प्राप्त नहीं होता जंतुओं से? बिल्कुल राइट आंसर होगा दालें। दालें यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के, वसा के या फिर रेसे के। सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत माने जाते हैं तो किसके माने जाते हैं? तब आपको सभी को पता है कि सोयाबीन प्रोटीन का स्रोत माना जाता है और आपका जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधे का खाली स्थान है, क्या है? तना है, जड़ है, फल है या फिर पत्तियां हैं। आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधे का क्या है? तो आपको ने बताया है कि पौधे का ये जड़ है, जड़, ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत कौन सा है? गुड़, हरी पत्तियों की सब्जियां, नट या फिर उपरोक्त सभी। तो रक्त अल्पता को कम करने वाला जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो सही हो जाएगा। रक्त अल्पता को कम करने के प्रमुख स्रोत हैं तो उपरोक्त सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं प्राय किस भाषा में होते हैं? हिंदी में, अरबी भाषा में, फ्रेंच या फिर लैटिन में। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन, लैटिन भाषा, यानी कि डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर। तब आपका अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैव गैस या फिर मिट्टी का तेल। नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझते हैं आप। आपको निम्न में से बताना है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? जैव गैस। जैव गैस जो है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित खाद का उदाहरण है। तो हरित खाद का क्या उदाहरण है? ज्वार, जौ, लोबिया या फिर भूसा।
हरित खाद का उदाहरण बताना है हमें। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर होगा लोबिया। हरित खाद का उदाहरण होता है लोबिया, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन या फिर बी कुरियन जिसके जनक के रूप में जाना जाता है, हरित क्रांति के, सफेद क्रांति, औद्योगिक क्रांति या फिर नीली क्रांति। वर्गीज कुरियन साहब जो हैं किस क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा सफेद क्रांति, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है। और सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यावसायिक फसल का उदाहरण है तो कौन सा है? तेलीय बीज, गन्ना, मसाले या फिर दालें। व्यावसायिक फसल का उदाहरण कौन सा है? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा गन्ना। गन्ना यानी कि 2 नंबर आपका सही होगा। व्यावसायिक फसल का उदाहरण माना जाता है गन्ना, और बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में स्थानांतरण करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? संकरण, आनुवांशिक रूपांतरण, चुनना या फिर परिचय। एक पौधे के आनुवांशिक पदार्थों को दूसरे पौधों में स्थानांतरण करने की जो विधि कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो बिल्कुल सरल आंसर है आनुवांशिक रूपांतरण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम है जिसमें होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का अवशोषण या कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, जल का अवशोषण या ऑक्सीजन का निष्कासन, या फिर जल का अवशोषण या कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। तब आपके सामने उत्तर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। ठीक है, अब अंतरा फसल रखती है तो क्या रखती है? एक समय में एक होने वाली फसल, एक खेत में विभिन्न फसलें, या फिर 2 या 2 से अधिक एक साथ फसलें एक ही खेत में उगाना, या 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना। तो अंतरा फसल रखती है तो क्या रखती है? तब आपका उत्तर क्या होगा? 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर कतारों में उगाना, ये अंतरा फसल से संबंधित है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की किस परत पर ओजोन उपस्थित है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल। आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में ओजोन उपस्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि सी नंबर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण नहीं है? जैव निम्नीकरण नहीं है बताना है। पेपर, प्लास्टिक, कपड़ा या फिर वनस्पति पदार्थ। जैव निम्नीकरण नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक। ये जैव निम्नीकरण नहीं माना जाता, क्योंकि प्लास्टिक का क्या नहीं होता, अपघटन नहीं होता, इसलिए इसे जैव निम्नीकरण नहीं माना जाता। ठीक है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो यहां पर प्लास्टिक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र तल से क्षोभ मंडल तक की ऊंचाई लगभग कितनी है? आपको बतानी है क्षोभ मंडल तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है। और आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 10 किलोमीटर। ठीक है, ये क्षोभ मंडल तक की ऊंचाई है समुद्र तल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की किरणों के ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें या सूक्ष्म तरंगें। ऊष्मीय प्रभाव का क्या कारण है बताना है, ऊष्मीय प्रभाव का। तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अवरक्त किरणें। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव का जो कारण होता है वो अवरक्त किरणें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। अम्लीय वर्षा का कारण हमें बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी। अम्लीय वर्षा के कारण सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल आंसर यहां पर
सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 जुलाई, 1 दिसंबर या 8 जून को? तो सभी लोगों को पता है विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 5 जून, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में किस व्यक्ति ने चिपको आंदोलन शुरू किया? मेधा पाटकर, AK बनर्जी, अमृता बिश्नोई या सुंदरलाल बहुगुणा ने? चिपको आंदोलन शुरू किया तो किसने किया? तो बिल्कुल सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो यहां पर राइट आंसर होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम के कीड़े के जीवन की सही विकास अवस्था कौन सी है? रेशम के कीड़े की अंडा, प्यूपा, सुंडी, वयस्क? अंडा, सूंडा, प्यूपा, वयस्क? अंडा, वयस्क, लार्वा या फिर प्यूपा? लार्वा, वयस्क, अंडा या प्यूपा? तो रेशम के कीड़े के जीवन की सही जो विकास अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है अंडा, सूंडा, प्यूपा और वयस्क। ठीक है। तो अंडा, सूंडा, प्यूपा और वयस्क, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा रेशम के कीड़े की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बीज पत्रीय पौधों की जड़ और पत्तियां होंगी, कैसी होंगी? एक बीज पत्रीय, रेशेदार जड़ और समानांतर स्रावन्यास, रेशेदार जड़ और जालिका रूपी स्रावन्यास, अपस्थानिक जड़ और जालिका रूपी स्रावन्यास या फिर मूसला जड़ और जालिका रूपी स्रावन्यास? एक बीज पत्री पौधों की जड़ और पत्तियां कैसी होंगी? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि रेशेदार जड़ और समानांतर स्रावन्यास। ठीक है। रेशेदार जड़ और समानांतर स्रावन्यास होंगी एक बीज पत्रीय पौधे की जड़, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है? टैंक सिंचाई, नहर सिंचाई, कुआं सिंचाई या नलकूप सिंचाई? कौन सी सिंचाई उपयुक्त है? मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा टैंक सिंचाई के लिए। टैंक सिंचाई, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यशवंत झील इस जगह की जलापूर्ति करता है? ग्वालियर की, इंदौर, भोपाल या फिर शाहपुरा? यशवंत झील इस जगह की जलापूर्ति करता है, तो कहां की जलापूर्ति करता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इंदौर। इंदौर, यानी कि विकल्प नंबर जो 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपने बताए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी आप लोगों को करना है। ठीक है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है। रोज इसी प्रकार से नई नई कक्षाएं आती हैं जो व्यापम द्वारा एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर आते हैं, NCERT के प्रश्न आते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रश्नों के वीडियो आप तक प्रेषित की जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।